फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संसद। किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, तो वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी एक सरकार है और उस सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों का संयुक्त रूप होता है संसद। और जो संसद का वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर के एक सरकार का गठन करके सरकार बनाते हैं और इनकी सबकी अपनी अलग अलग कार्रवाई होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग शक्ति होती है। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली सदन होता है वो लोकसभा होता है। जितने भी कानून बनते हैं उनकी शुरुआत लोकसभा से शुरू होती है। लोकसभा ही बिल बनाती है, कानून बनाती है। उसके बाद राज्यसभा में कानून पास होने के लिए जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली संस्था हमारी लोकसभा है। ठीक है, अब सदन में संसद के 2 अंग हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संसद के बारे में जान लेते हैं। जो संसद की बिल्डिंग है, भवन है, जो पुरानी बिल्डिंग थी अभी वो बंद करके और नई संसद में संसद शिफ्ट हो गई है। तो पहले पुरानी संसद के बारे में जान लेते हैं। दोनों तो भारत की पहली संसद के जो आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर। कौन थे? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने जो दिल्ली की संसद की था उसका भवन का जो है नक्शा और मैप तैयार किया गया था, उसके अकॉर्डिंग फिर संसद बनी गई थी। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 12 फरवरी 1921 को 12 फरवरी 1921 को आधारशिला रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट में इसकी आधारशिला रखी थी। इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने। उस समय जो गवर्नर लॉर्ड इरविन थे उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और उस समय जो संसद भवन की जो लागत आई थी वो थी 83 लाख रुपये, 83 लाख रुपये आई थी। इसका जो आकार था संसद भवन का वो गोलाकार था और इसको बनाने के लिए जो पत्थर लाया गया था राजस्थान के धौलपुर से पत्थर, बिहार के गया के संगमरमर से पत्थर लाया गया था और राजस्थान के मकराना से संगमरमर का पत्थर लाया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, तो दोनों आर्किटेक्ट जो दिल्ली को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो वायसराय हाउस है, जो अब राष्ट्रपति भवन है, जुड़वा सचिवालय भवन है, उत्तर दक्षिण ग्लोब, तो लगभग दिल्ली का डिजाइन जो दिल्ली बसाने की के लिए जो नाम प्रसिद्ध है वो हर्बर्ट लुटियंस के नाम आती है। अब पुराने संसद भवन को बंद कर दिया गया है और अब उसका नाम रख दिया गया है संविधान सदन। उसमें एक प्रकार से म्यूजियम बना दिया गया है संसद के, क्योंकि उसी में बैठ करके संविधान लिखा गया था, तो उसको म्यूजियम बना दिया गया है। अब जो नया संसद भवन है उसकी जानकारी ले लेते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार थे विमल पटेल, जो गुजरात से आते हैं। आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला रखी 10 दिसंबर 2020 को इसका आधारशिला रखी। लागत आई है उसके लगभग 1200 करोड़ रुपए। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नाम है इसका सेंट्रल विस्टा। नई संसद में जो बैठने की व्यवस्था है 888 लोकसभा के सदस्य हैं और 384 राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। क्योंकि जो हमारे जो पुरानी संसद है उसमें स्पेस कम था, इसमें स्पेस ज्यादा है। क्योंकि 2026 में परिसीमन आयोग जो हमारे लोकसभा की, राज्यसभा की या विधानसभा की जितने भी सीटें वो बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो पुरानी जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं या राज्यसभा की सीटें हैं, वो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग अभी तक उनका निर्धारण किया गया है। लेकिन अब निर्धारण 2026 के करके जो 2021 की जनगणना जो हुई नहीं है, होने वाली है और उसके आंकड़े 2026 तक आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो परिसीमन आयोग होता है
वो नई सीटों का निर्धारण करेगा। तो काफ़ी सीटें बढ़ने वाली हैं, इस वजह से नई संसद भवन का बनाना भी जरूरी हो गया था, ताकि उसमें ज़्यादा आदमियों की, ज़्यादा एमपीज की बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो जो नई संसद भवन है उसका आकार त्रिभुजाकार है। उसके 3 मेन गेट हैं, कर्म, ज्ञान और द्वार। ठीक है, तो इसके 3 गेट हो जाते हैं। अब संसद में बैठने वालों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सांसद कहते हैं। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन दिया गया है। इसमें एक एक बात अच्छे से वर्णित की गई है। तो जो राज्यसभा में सीट है 250 सीट है, और जो 250 सीटें हैं उनमें जो हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसका बोलते हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। उसके लिए 5 सीटें हम खाली दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये 5 सीटें हमेशा खाली दिखाते हैं। तो कितने रहती हैं? 245। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो खेल से आ जाते हैं, सामाजिक या आर्थिक विकास में जो सहयोग देते हैं, या पश्चिमी दृष्टि है, किसी प्रकार से समाज के कल्याणकारी काम करते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वो होते हैं 12। ठीक है, तो जो इलेक्शन होता है वो 233 मेंबर्स का होता है। ठीक है, और 12 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, उनकी जो जितनी सीटें हैं या जनसंख्या है उसके आधार फॉर्मूला, उसके आधार उनकी सीटों का निर्धारण किया गया है। तो जो जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ देखने वाली बात जो लोकसभा होती है उसका प्रत्यक्ष विधि द्वारा जनता द्वारा जो एमपीज हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, वो चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर हमें पता ही नहीं चलता कि कब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, कब राज्यसभा के मेंबर चुने गए, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, लोकसभा की 550 सीटें हैं। जो पुरानी हमारी संसद थी उसमें 550 एमपी की बैठने में सारी, तो उसमें पाक अधिकृत इस तरह से राज्यसभा में 5 सीटें उनकी खाली दर्शाई गई थी पाक अधिकृत कश्मीर की, उसी तरह से लोकसभा में भी पाक अधिकृत कश्मीर की 5 सीटें खाली दिखाई गई हैं। ठीक है, तो वो बच के 545। और एंग्लो इंडियन जो सीट थी वो 2 होती थी। एंग्लो इंडियन क्या होता था, जैसे उनका जो फादर होता था वो अंग्रेज होता था, माँ होती थी भारतीय होती थी, और जो उनसे जो बच्चा पैदा होता था उनको बोलते थे एंग्लो इंडियन। लेकिन अब एंग्लो इंडियन जो 2 की व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, वो कब खत्म कर दी गई है? 3 जून 2020 को एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति या जो एमपी से जो चुने जाते थे वो खत्म कर दिए गए हैं। और इस प्रकार से हमारे पास रह गए हैं 545 जो मेंबर हैं लोकसभा में रह गए हैं। तो इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा आम जनता है जो भी 18 साल का वयस्क मताधिकार के जरिए वोट डालते हैं उसके द्वारा वो चुने जाते हैं। ठीक है, और जैसे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है मेंबर्स का 6 साल का होता है, तो और जो लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यहाँ पर ये जो लोकसभा होती है ये अस्थायी सदन होता है, क्योंकि ये 5 साल के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। हर 5 साल के बाद या बीच में बाई चांस अल्पमत आ जाता है तो जो लोकसभा भंग हो जाती है, इसको इस देश को अस्थायी सदन भी बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है, उसके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाले पता है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं और उनका इलेक्शन होता रहता है। तो उनका राज्यसभा का कार्यकाल अनंत काल के लिए होता है
और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनके मेंबर्स की अवधि लोकसभा की 5 साल की और राज्यसभा की 6 वर्ष की अवधि होती है। तो अनुच्छेद जो 82 है उसमें दी गई है जनगणना, ठीक है। उस जनगणना के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो जो सांसद की सीटें हैं, संसद की जो सीटें हैं 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित की गई है। संविधान में लिख दिया गया था कि जो 2026 आएगा 2021 की जो, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होती है, तो 2021 में जो जनगणना थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो अभी वो उसकी कार्रवाई चल रही है। तो जनगणना हो जाएगी तो 2026 तक आंकड़े आ जाएंगे, और 2026 में जब आंकड़े आएंगे तो परिसीमन आयोग उन सीटों को फिर से निर्धारित करेगा। अब जो एमपी है वो एक एमपी 10 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी बनाया गया है। अब आगे देखते हैं ये क्या फॉर्मूला अपनाते हैं क्या नहीं अपनाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अवधि में। तो जो लोकसभा की अवधि होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, अभी मेंबर्स हैं 539, 2 जो एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए गए हैं। और 5 मैंने पहले आपको बताया था कि पाक अधिकृत कश्मीर से जो मेंबर्स हैं जो सीट खाली है वो दर्शाते हैं। तो हमारे पास 543 मेंबर हैं और ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और चुनाव एक बार में होता है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है। बीच में बाई चांस सरकार कोई सरकार है अल्पमत में आती है, ठीक है, तो वो उसका विघटन हो जाता है और उसको दोबारा से फिर इलेक्शन करवाना पड़ता है, तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के मेंबर हैं 245, मैंने बताया 250 मेंबर हैं, लेकिन 5 वही पाक ऑक्यूपाई की सीटें हैं वो खाली दिखाते हैं। उसके बाद 243 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जो 243 है 233 है उनका इलेक्शन होता है, और उनका इलेक्शन जब होता है तो 6 वर्ष के लिए चुन लिए जाते हैं। यहाँ देखना हमें हर 2 साल के बाद 1 साल, दूसरे साल फिर 2 तिहाई, 1 तिहाई, फिर तीसरे साल फिर 1 तिहाई। तो इस प्रकार से नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने मेंबर रिटायर होते रहते हैं। ये सब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? बाई चांस कई बार जैसे लोकसभा भंग हो गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, या कोई डिस्प्यूट हो गया है, चुनाव में हिंसा हो गई है, या कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो कई बार लंबा समय लग जाता है लोकसभा दोबारा से चुनने के लिए, सरकार बनने में। तो उस समय पर बाई चांस ऊपर से कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है, या कोई इमरजेंसी लागू हो जाती है, देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो फिर देश कौन चलाएगा? तो उसके लिए फिर इस तरह से जो राज्यसभा की व्यवस्था की गई है कि ये अस्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता। इसके मेंबर रिटायर होते रहते हैं, और एक मेंबर रिटायर होते रहते हैं और वो आते रहते हैं। इस प्रकार से ये स्थायी सदन है। तो उस समय जब आपातकाल स्थिति, जब लोकसभा कार्य नहीं कर रही होती है, तो कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय देश को संभालने का काम राज्यसभा करती है। इसीलिए इसमें संविधान में व्यवस्था की गई है कि बाई चांस लोकसभा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 2 साल के नहीं भी चुनी जाती है किसी परिस्थिति में, तो उसका कार्यकाल राज्यसभा संभालेगी। तो हमने बताया था इसका जो उसका मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो अनंत काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए मतलब कि चलती रहती है, वो कभी भंग नहीं होती। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्थायी सदन, जिसको हम कहते हैं। जैसे लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। तो इसके हर मेंबर 1 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर, वह हर 2 वर्ष में 1 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। तो इस प्रकार से जब बाई चांस लोकसभा अस्तित्व में नहीं रहती है, तो राज्यसभा का दायित्व हो जाता है कि देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लोकसभा भंग हो जाने के बाद अगर लोकसभा चुनाव में देरी हो जाए, तो कुछ आपातकाल स्थिति हो जाने पर स्थायी सदन राज्यसभा देश को संभालेगा। तो स्थायी सदन है तो यही हमारे देश को संभालेगा। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं 5 वर्ष के बाद अवकाश ले सकते हैं, यानी कि 5 वर्ष के बाद वो अवधि खत्म हो जाएगी तो अवकाश ले सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल के बाद, ये ध्यान देना है कि हर 2 साल के बाद 1 तिहाई सदस्य 6 वर्ष के बाद, हर 2 साल के बाद मतलब 6 इलेक्शन होता है, तो जो 1 तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं वो अवकाश ले लेते हैं, उसके बाद नए आते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत काल के लिए होता है,
वो कभी भी भंग नहीं होता है। अब देखिए लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष के सदस्य। अब अनुच्छेद 84 में देखिए क्या है, योग्यता है। अनुच्छेद जो 84 है, अभी जो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्यों की जो आयु होती है कम से कम 25 वर्ष होती है। कम से कम उसकी 25, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो कम से कम है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और वहाँ वही राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के 25 वर्ष, राज्यसभा के 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए ये उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभदायक पद पर न हो। लाभदायक पद का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे बाई चांस वो राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो वहाँ पर बगैर इस्तीफा त्याग पत्र दिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। वहाँ उसको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा का, लोकसभा का या किसी भी जैसे पंचायत का है या जिला परिषद का है, ब्लॉक समिति का है, वो पद लाभदायक पद की श्रेणी में नहीं आता है। लाभदायक पद की श्रेणी में आता है जैसे किसी सरकारी जॉब पे हो, सरकारी नौकरी करता हो तो वो लाभदायक पद माना जाता है। तो हमें वहाँ बाई चांस हमें किसी इलेक्शन में खड़े होंगे तो सरकारी पद पर हुआ कोई उसको वहाँ से त्याग पत्र देकर ही वो उस पद के लिए खड़ा हो सकता है, अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो ये इस प्रकार के इनको जो पद होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पंचायत के, वो सामाजिक सेवा की श्रेणी में आते हैं, वो लाभदायक पदों की श्रेणी में गिनती उनकी नहीं की जाती है। ठीक है, पागल हो, दिवालिया ना हो, तो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल होगा तो फिर देश के लिए या समाज के लिए क्या फैसला करेगा। दिवालिया का मतलब क्या होता है, भाई उसने कई बैंक से लोन ले रखा हो, लोन ना भरता हो तो पद पर आ जाएगा तो फिर वो क्या सोचेगा, मैं अपना पद का इस्तेमाल करके कहीं से पैसे ले लूँ और उस बैंक का कर्ज उतार दूँ, तो वो अपने बारे में सोचेगा। इसलिए यहाँ पर शर्त रखी गई है दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, किसी बैंक ने उसको दिवालिया घोषित न किया हो, डिफॉल्टर घोषित न किया हो। तो ये जो अनुच्छेद 84 है उसमें उसकी योग्यता दी गई है, कम से कम 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है वो सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अरे मंत्री जब हम जैसे मंत्री बनते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना चाहिए तो वो मंत्री बन सकता है। यहाँ जरूरी नहीं है भाई जैसे लोकसभा, क्योंकि जो मंत्री हैं वो सारे के सारे कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, कानून बनते हैं या कोई भी काम होता है वो सारा का सारा मंत्रिमंडल फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर हो, तो राज्यसभा का और लोकसभा का दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होगा तो मंत्री बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो लोकसभा है उसमें उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष अपनी उम्मीदवार बनने के लिए। तो जो मंत्री है वो कम से कम 25 वर्ष का होगा तो मंत्री बन सकता है। अगर वो राज्यसभा से है तो 30 वर्ष का मंत्री बन जाएगा, अगर लोकसभा से है तो 25 वर्ष का मंत्री बन जाएगा। इसीलिए तो मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी होता है तो मंत्री बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यवस्था और की गई है, अगर मान लो किसी को मंत्री बनाना है तो वो बगैर इलेक्शन लड़े उसको मंत्री भी बनाया जा सकता है, जैसे चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या ना हो, लोकसभा का मेंबर हो या ना हो सॉरी उसको मंत्री बना सकता है। लेकिन वहाँ पर शर्त रखी गई है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य जरूरी है। ये तो चाहे वो लोकसभा का सदस्य बन जाए, यानी कि लोकसभा सदस्य कैसे बनेगा, भाई किसी से इस्तीफा दिला देंगे उसके बाद उसका उपचुनाव हो जाएगा, उपचुनाव होने के बाद वो लोकसभा का मेंबर बन जाएगा, या उसको भाई राष्ट्रपति मनोनीत करके उसको राज्यसभा का मेंबर बना दे, या उसको किसी राज्य से विधानसभा के सदस्य द्वारा किसी वहाँ से राज्यसभा का मेंबर बना दे। तो इस प्रकार से उसको 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा का या फिर लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। उससे पहले उसको बिना इलेक्शन लड़े, बिना मेंबर्स बने
उसको मंत्री बनाया जा सकता है। तो 6 मास के अंदर दोनों सदनों में से एक किसी न किसी एक सदन का मेंबर होना जरूरी है। तो कम से कम उम्र मंत्री बनाने की 25 ईयर 50 साल लोकसभा से, और राज्यसभा का ऑटोमेटिक आपको पता है क्योंकि उसकी कंडीशन होती है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष की उम्र में वो मंत्री बन सकता है। आगे आ जाओ, आगे आता है अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है, आहूत और सत्रावसान। आहूत क्या होता है, जब सदन के लिए सत्र बुलाया जाता है, जब कोई अपना सदन है उसके लिए जब सत्र बुलाया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति सदन के लिए संसद के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे आहूत कहते हैं। जब सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति ही सत्र को बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा कोई सत्र नहीं बुला सकता, तो राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं। तो वो जब वो सत्र में सभी संसद के सभी सदस्यों को बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं आओ भाई संसद शुरू करते हैं। तो उस जब संसद के लिए बुलावा आता है तो उसको हम आहूत बोलते हैं, ठीक है। और जब संसद की सत्र कार्यावधि समाप्त हो जाती है, जब संसद में जो सत्र होते हैं वो कार्यावधि समाप्त होती है, तो राष्ट्रपति उनको वापस भेज देता है अपने अक्षेत्र में। जब वो उसको अपने अक्षेत्र में वापस भेजता है तो उसे हम बोलते हैं सत्रावसान। जब सत्र खत्म हो जाता है, क्योंकि जो एमपी चुने जाते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए भी काम करते हैं, जनता के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। अब यूँ है जैसे हमने अभी पीछे अभी जिक्र किया था कि जैसे 10 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी निर्धारित किया गया है। अब 10 लाख की जनता तो संसद में आ नहीं सकती, तो 10 लाख मेंबर्स, जो 10 लाख की जनसंख्या है वो एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, हमने जो वोट दिया है वो हमने वोट दे करके आपको अपनी बात कहने का अधिकार दे दिया कि आप सरकार में जाइए, संसद में जाइए और हमारी जो समस्या है वो वहाँ रखिए और हमारी समस्याओं का समाधान करवाइए। यानी कि जब हम वोट दे करके चुनते हैं तो यहाँ अगर हमने किसी अच्छे आदमी को चुन लिया तो ये कहेंगे हाँ 10 लाख की जनता बड़ी समझदार थी, उन्होंने अच्छे आदमी को चुन करके भेजा है जो हमारी समस्या को उठा रहा है, हमारी समस्या का समाधान करवा रहा है। और अगर हम किसी अच्छे आदमी को नहीं चुनते हैं तो उनका भाई जो 10 लाख की जनता है वो उसी उसका प्रतिनिधि जो वो गुंडा मवाली करेगा। तो इसलिए हमने जब भी इलेक्शन के लिए जाए तो हमें सोच समझ करके वोट डालनी है भी हमारे क्षेत्र के लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन हमारे क्षेत्र के लिए काम नहीं करता है, कौन हमारे देश के तरक्की में आगे तक उन्नति करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है। तो आगे में क्योंकि हम एक बार जब वोट डालते हैं तो आने वाले 5 साल के लिए हम उसको अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं, तो 5 साल के लिए हमारे लिए काम करेगा ना करेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा आदमी चुनेंगे अच्छा काम करेगा, बुरा आदमी चुनेंगे तो हमारे लिए बुराई का काम करेगा। तो सत्रावसान में सभी सदस्यों को राष्ट्रपति वापस भेज देते हैं कि भी जाओ आप अपने क्षेत्र में काम करो। तो सत्र दोबारा शुरू होगा तो फिर वही आहूत बुला लेती है। उसके बाद कार्रवाई होती है सत्र की कार्रवाई। जैसे संसद चल रही है, जब संसद चल रही है तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि किसको बोलने का अवसर देना है, किसने प्रश्न पूछना है, कितना समय एक सदस्य के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो सारे के सारे सदस्य हैं वो फिर अध्यक्ष महोदय उनका नाम आते हैं, ये आदमी या जो एमपी है ये अपनी बात रखेंगे। तो वो कहते हैं माननीय अध्यक्ष आपका धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। फिर वो अपना प्रश्न पूछते हैं या अपनी बात कहते हैं या अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं या देश की किसी समस्या को उठाते हैं, देश में कोई करंट समस्या है उसको उठाते हैं, ठीक है। तो वो अपनी बात रखते हैं, अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए सारी की सारी बातें अपनी रखते हैं। उसके बाद कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि उसमें अब लोकसभा टीवी है आजकल, उसमें लोकसभा की कार्रवाई लाइव होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि भी कई बार संसद में तनाव शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में नारेबाजी करने लग जाते हैं। कई बार तो धक्का मुक्की की नौबत तक आ जाती है, मार्शल बुलाने पड़ते हैं। तो स्थिति कई बार बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तब अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं कि सभा को, जो लोकसभा है उसकी कार्रवाई को, लोकसभा को नहीं, लोकसभा की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से वो कार्रवाई जब देखते हैं कि मामला शांत हो गया, आपस में बातचीत करते हैं तो मामला शांत हो जाता है। तो दोनों पक्ष के एमपीज हैं सहमत हो जाते हैं भाई अब कार्रवाई चलनी चाहिए।
देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब लोकसभा चलती है तो बहुत ज़्यादा देश के ऊपर खर्च आता, संसदीय कार्रवाई चलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो फिर वो कार्रवाई चले जाते हैं, तो फिर आराम से फिर जो संसदीय कार्रवाई चलती है। कई बार आपने देखा होगा एक लोकसभा शांति से चल रही है लेकिन राज्यसभा में कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चल रही है, तो राज्यसभा स्थगित होती है, लोकसभा चल रही है। कई बार लोकसभा स्थगित हो जाती है और राज्यसभा स्थगित हो जाती है, तो इस प्रकार से कई बार दोनों सदन तो एक ही बार में शांति से चल रहे होते हैं, लेकिन जब उनमें तनाव हो जाता है, कई बार लोकसभा चल रही होती है, कई बार राज्यसभा चल रही होती है, कई बार दोनों के दोनों इकट्ठे चल रहे, कई बार अलग अलग चल रहे होते हैं। तो वो इस स्थगित कार्य के तहत जो अध्यक्ष है या सभापति है, लोकसभा का अध्यक्ष कार्यवाही स्थगित कर देता है और राज्यसभा का सभापति कार्रवाई को स्थगित कर देता है। ठीक है, तो ये स्थगित की कार्रवाई होती है। और उसके बाद आता है विघटन। विघटन क्या होता है? ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है जब लोकसभा, क्योंकि विघटन राज्यसभा में होता ही नहीं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था राज्यसभा है वो अस्थायी सदन होता है, कोई सदस्य एक के सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, इलेक्शन होता रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो ये अस्थायी सदन है, इसकी समय सीमा होती है वो अनंत काल तक होती है, चलता रहेगा राज्यसभा, लेकिन उसके सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। और अध्यक्षता विघटन लोकसभा का होता है, यानी कि जब लोकसभा भंग हो जाती है या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, या अल्पमत में आती है, तो उसका विघटन होता है। यानी कि विघटन मतलब कि वो नए सिरे से लोकसभा भंग होने के बाद नए सिरे से इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद नई लोकसभा आएगी, तब जाकर के चुनाव होता है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था जो राज्यसभा है उसका अस्थायी क्यों बनाया है, क्योंकि यूं ही बना गया है, बाई चांस बहुमत लोकसभा का समाप्त हो जाता है, ठीक है, या इलेक्शन या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो देश में बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपातकालीन स्थिति, कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, लोकसभा तो है ही नहीं, देश का मालिक कौन है, देश को कौन चलाएगा, कार्यवाही कौन देखेगा, ठीक है, तो उस सब का अगर जो कार्य है, जो राज्यसभा ऐसा सदन होता है, तो फिर उस देश की कार्रवाई या देश की सरकार है, देश का जो संभालने वाला है, वो फिर राज्यसभा का जो सदन है वो उसको देखेगा। फिर इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन बनाया गया है और लोकसभा अस्थायी सदन। तो विघटन का मतलब क्या है? जब बहुमत समाप्त हो जाता है तो नए सिरे से चुनाव होता है, तो उसको हम बोलते हैं विघटन। ठीक है, तो इनमें जो बजट, इसमें फिर जो लोकसभा है उसके 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त तक चलता है, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, यहाँ बात ध्यान देने वाली बात क्या है, सत्र में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो कई बार जैसे तो कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे पीछे कोरोना का समय आ गया था, उस समय जो सत्र है वो खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, तो लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा गैप हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा सत्र होता है फरवरी से मई के बीच में बजट सत्र का होता है, और बजट सत्र की शुरुआत होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। तो मैं जो बताऊंगा वो, ठीक है, तो हम समझते हैं। तो बजट सत्र में क्या होता है? बजट सत्र में जो लोकसभा है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक मंत्री के लिए बजट का प्रावधान करती है। भाई रेलवे को कितना बजट देना है, हेल्थ मिनिस्ट्री को कितना है बजट देना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना देना है, भाई तीनों सेनाएं हैं उनका बजट कितना है, हथियारों खरीद के लिए कितना है। यानी कि लोकसभा की परमिशन के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं हो सकता। सारा का सारा जो बजट जितने स्टेट गवर्नमेंट है, भाई स्टेट गवर्नमेंट को कितनी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, उनका भी यही है, भाई खेल के लिए कितना देना है, हेल्थ के लिए कितना देना है, सारा का सारा पैसा लोकसभा की अनुमति से ही पैसा खर्च होता है। एक पैसा भी लोकसभा की अनुमति के बिना इधर से उधर नहीं हो सकता है। तो बजट सत्र की शुरुआत जो होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है, वो मैं आगे बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बजट सत्र है, इसमें सारा का सारा जो है बजट से संबंधित रहेगा। तो सबसे लंबा जो बजट सत्र होता है, उसके बाद होता है मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक, सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र, और ये होता है नवंबर से दिसंबर तक। सबसे छोटा शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा बजट सत्र। ठीक है,
आगे देखते हैं अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो जो बजट सत्र शुरू होता है उसके पहले ही दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल लिखता है। जो सरकार है उस समय की जो सरकार है उस समय वही उसके भाषण को तैयार करती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को। जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो जो उस समय की गवर्नमेंट होती है उसकी प्रशंसा के बारे में ही बोलते हैं। भाई हमारी गवर्नमेंट है ये योजनाएं ला रही है, हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किया है, हमारी गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में ये उपलब्धियां हासिल कर लेगी। यानी कि सारी की सारी गवर्नमेंट की उसमें जो सरकार की है प्रशंसा होती है। और राष्ट्रपति जब अभिभाषण दे करके चले जाते हैं तो जो पक्ष है वो धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भाषण दिया है, अभिभाषण दिया है, उसके लिए उनको उनका प्रस्ताव पास किया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव किया जाता है। तो क्योंकि राष्ट्रपति ने सारा का सारा जो भाषण है सरकार की प्रशंसा के लिए किया तो पक्ष वाले तो राष्ट्रपति का धन्यवाद करेंगे ही, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं अगर उनको अच्छी बात नहीं लगती है तो वो उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, तो पक्ष वाले धन्यवाद प्रस्ताव और विपक्ष वाले उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि अभिभाषण जब बजट सत्र शुरू होता है उसके पहले ही दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार होता है। जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो जो संसद में एक दोनों का असेंबली हॉल होता है, जो दोनों सदनों को इकट्ठा बुला करके अभिभाषण देते हैं। यूं नहीं कि एक बार राज्यसभा में जाएंगे और एक बार लोकसभा में जाएंगे, तो दोनों सदनों को एमपीज को इकट्ठा करके फिर वो अपना अभिभाषण देते हैं। उसके बाद आ जाए अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यानी कि अब इसमें क्या आ जाएगा, जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, देखो उसमें था 86 में था खाली अभिभाषण और 87 में है विशेष अभिभाषण। यहाँ पर विशेष लगा दिया गया है। अब विशेष यहाँ क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो विशेष अभिभाषण है, जिस साल लोकसभा भंग होगी या बाई चांस अल्पमत में आ जाती है, भंग होगी लोकसभा या उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो जब कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसकी अवधि समाप्त हो गई है, यानी कि नए लोकसभा का चुनाव होना है, तो जो पुरानी लोकसभा खत्म होगी उसी महीने, जिस महीने वो खत्म होना है, कार्यकाल खत्म होना है, उस महीने उस मास को राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देंगे। उस विशेष अभिभाषण के बाद लोकसभा भंग कर दी जाती है और लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर नई लोकसभा चुन करके आएगी। तो यहाँ पर बात ध्यान देना है, अभिभाषण होता है बजट सत्र से पहले और विशेष अभिभाषण होता है लोकसभा जब हमारी खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 में क्या है, अटॉर्नी जनरल है और मंत्री है, ये दोनों जो पावर है या दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो एजी अटॉर्नी जनरल होता है, ये इसकी पावर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वैसी होती है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट के मुकदमे होते हैं वो अटॉर्नी जनरल मुकदमा गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का पक्ष, सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल रखते हैं। लेकिन बाई चांस अगर मैं उनको केस देना चाहूँ या आप केस देना चाहो या कोई आम आदमी उससे केस लड़ना चाहे तो उनका भी केस ये लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। लेकिन यहाँ बात ध्यान क्या देनी है कि अटॉर्नी जनरल से ये कहा जाए कि गवर्नमेंट ने ये कहते गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ेगा। ठीक है, और कोई मुकदमा हो वो ये गवर्नमेंट ये केस ले लेगा और आपकी बात को न्यायालय में रखेगा, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात होगी ये न्यायालय में नहीं रखेगा। क्योंकि किसने कर रखी है, गवर्नमेंट ने कर रखी है। अब गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे बोलेगा, इसलिए जो एजी का काम है गवर्नमेंट के मुकदमे को लड़ना, हमारे मुकदमे में लड़ता है, बशर्ते हम गवर्नमेंट के खिलाफ न बोले। उसके बाद जो मंत्री है, मंत्री कौन बनते हैं, अब ये दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो चुन करके आती है उनमें से स्पीकर, उससे पहले स्पीकर चुना होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है अपने कैबिनेट के स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो जो मंत्री है दोनों सदनों से मंत्री को चुन सकते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन है जो मंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है जो भी है
वो किसी न किसी एक सदन का मेंबर होना जरूरी है। यहाँ एक बात और है, जैसे मान लो बाई चांस किसी भी सदन का मेंबर ना हो और उसको मंत्री बना दिया जाता है, ये प्रावधान भी संविधान में लिखा गया है कि बाई चांस वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, उसको मंत्री बना देते हैं, मंत्री पद दे देते हैं, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सदन का मेंबर बनना अनिवार्य है, जरूरी है। चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बने, चाहे लोकसभा का मेंबर। लोकसभा का मेंबर कैसे बनेगा? जैसे वे किसी का इस्तीफा दिलवा देते हैं, उसके बाद उपचुनाव होता है, उपचुनाव में वो जीत करके आ जाता है तो मंत्री पद बना रहेगा। उसके बाद जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा की कोई सीट खाली हुई है और ये किसी स्टेट में, वहाँ से उसको इलेक्शन लड़ा दिया जाता है, या प्रधानमंत्री की सलाह में राष्ट्रपति उसको राज्यसभा का मेंबर जो 12 मनोनीत करते हैं उनमें से चुन लेते हैं, ठीक है। या तो वो राज्यसभा में किसी स्टेट से चुन करके आए, या प्रधानमंत्री की सलाह में राष्ट्रपति उसको राज्यसभा का मेंबर मनोनीत कर दे तो उसका वो उस राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा, उसका मंत्री पद बचा रहेगा। 6 महीने के अंदर अगर मालिक न तो राज्यसभा का मेंबर बन पाता है और ना ही लोकसभा का मेंबर बन पाता है तो उसकी जो मंत्री पद है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से मंत्री बन सकती है। तो मंत्री जो बनने की उम्र होती है वो कितनी होती है? कम से कम 25 वर्ष। कम से कम कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर की कंडीशन क्या है, वो नामांकन कब बढ़ सकता है, तो वो कम से कम 25 वर्ष का हो। और राज्यसभा का मेंबर कितना होता है? 30 वर्ष, ठीक है। तो जो भी अब लोकसभा का मेंबर बन गया 25 वर्ष में, तो मंत्री कितने उम्र बन जाएगा? 25 वर्ष में। तो मंत्री बनने की कम से कम उम्र हो जाएगी 25 वर्ष। यहाँ राज्यसभा से बनेगा तो 30 वर्ष का जाएगा, लेकिन कम से कम तो 25 है ना। जैसे राष्ट्रपति की 35 वर्ष है, तो इसी प्रकार से लोकसभा या उसका मिनिस्टर बनने की उम्र है 25 वर्ष, ठीक है। तो इस पर 25 वर्ष की उम्र में वो मंत्री पद पर बन सकता है। राज्यसभा से आता है तो 30 वर्ष, दोनों सदनों में से एक में से किसी का भी मेंबर हो तो मंत्री पद पर आ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 89 इसमें सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। सभापति का तो इलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का जो संविधान लिखा है, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति आपको पता ही है वे एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय या अनुपातिक विधि से वो चुन करके आ जाते हैं। और जो यहाँ पे विशेष बात है, जैसे उनको उपराष्ट्रपति के पद की तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनकी तनख्वाह निकलती है सभापति के पद से उनकी तनख्वाह निकलती है, ठीक है। उपसभापति होते हैं वो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो चुनते हैं, वो इनको चुनते हैं, इसको उपसभापति को। इलेक्शन होता है, जिसकी ज्यादा वोट आती है, कितने मेंबर होते हैं? 245 मेंबर होते हैं। तो 245 मेंबर हैं वो वोटिंग करेंगे, जिसकी वोट ज्यादा हो जाएगी वो उपसभापति बन जाता है। यह बात ध्यान देना है कि बाई चांस उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, ठीक है, फिर राज्यसभा की कार्रवाई कौन संभालेगा? तो वह क्या होता है, जो 5 सीनियर मेंबर होते हैं राज्यसभा के, 5 सीनियर मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उनकी सूची बना करके राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। और राष्ट्रपति अस्थायी समय के लिए टेम्परेरी तौर पे एक उपसभापति की उनमें से 5 में से नियुक्ति कर देते हैं, वो जिनको वो उचित समझते हैं उन 5 में से एक की नियुक्ति कर देते हैं। और तब जब तक ये उपराष्ट्रपति और उपसभापति नहीं आएंगे तब तक वो सभापति का काम करेंगे। तो थोड़े समय के लिए होता है कि उपराष्ट्रपति आएंगे नहीं, आओ जो उपसभापति है वो नहीं आएंगे, तो थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो अपना कार्य संभालेंगे, ठीक है। अब बात आती है दोनों घटाने की, तो उपसभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो इनको तो हटा सकते हैं महाभियोग जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या जज उनको हटाते हैं, या जैसे चुनाव आयोग का जो आयुक्त है उसको, उपराष्ट्रपति को, ये सारे के सारे महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उपसभापति को हटाने के लिए महाभियोग वगैरह की जरूरत नहीं है, राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं और उपसभापति को वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका हटाने का तरीका। आगे देखें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 में संसद के 93 अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब नई लोकसभा का गठन होता है
ठीक है। तो उस समय प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे नए आते हैं, जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तब तक उनको कोई पद नहीं जाता, तो फिर उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने के लिए सदन का जो सबसे वरिष्ठ एमपी होता है, जो वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको फिर सर्वसम्मति से प्रोटेम स्पीकर चुन लेते हैं। और प्रोटेम स्पीकर चुनने के बाद सभी जितने भी एमपी चुन करके आए हैं सभी को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, शपथ यूं नहीं कि एक दिन में वो शपथ हो जाएगी, क्योंकि 543 मेंबर है। ठीक है, तो एक दिन में शपथ होगी नहीं भाई, जिसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 12 दिन, जितने भी टाइम लगता है शपथ दिलवाने में, उस टाइम तक वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। तो जैसे ही सारे मेंबर्स को शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद वो पक्ष वाले होते हैं, वो अपना अध्यक्ष पद को उम्मीदवार खड़ा करते हैं, विपक्ष वाले अपना मेंबर खड़ा करते हैं। तो आजकल, पहले तो जैसे वोट डलती थी, हाथ खड़े करते थे, लेकिन आजकल आधुनिक से बनाया गया है, तो हर एक की जो चेयर है वहाँ पर स्पीकर लगे हुए, बटन लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब इलेक्शन होता है तो वो जिसकी वोट डालनी उसके नाम का वो बटन दबा देंगे, उसकी वोट डल जाएगी स्पीकर की। उसके बाद जो स्पीकर होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उनके आगे बड़ा कंप्यूटर होता है, वहाँ देखेंगे भाई उनके साथ बता जाए किसकी वोट कितनी पड़ी है। तो इस प्रकार से वो देख बता दें भाई इनकी वोट ज़्यादा पड़ी है, और इनको अध्यक्ष पद से अध्यक्ष को के लिए चुन लिया जाता है। तो इधर से अध्यक्ष आ जाएंगे, उधर से प्रोटेम स्पीकर है वो अपने सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे, और अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाता है। तो इस प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जो अध्यक्ष का जो चुनाव करते हैं, वो जो 545 मेंबर है, वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसके बाद एक उपाध्यक्ष होता है, मान लो बाई चांस अध्यक्ष नहीं हो तो संसद की कार्रवाई कौन चलाएगा? तो उसके लिए कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव भी वैसे ही किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में सभापति है, उसका इलेक्शन तो होता ही नहीं, क्योंकि जो ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति होते हैं, उपसभापति का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसद की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई चल पड़ती है। ठीक है, बस आज इतना ही, अच्छे से समझ में आ गया। और उम्मीद है